अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे टेलेरियम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। बेसिकली ये एएस का पेपर 2 है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर और हमारा कोड है 9701 मई जून 2023 और आपके पास 1 hour and 50 minutes है। ठीक है, ये टाइम है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। पहले देखते हैं ज़रा टेलेरियम। टेलेरियम बेसिकली बिलोंग्स टू 16 ग्रुप O Sasiatipu. Okay, this one is टेलेरियम। ओके, तो इसमें हमें बताया गया है कि टेलेरियम का आपके पास जो मैस है वो है 130। और अगर इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो क्रिप्टॉन का मैस होता है, सॉरी, इसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो होता है 36, आगे 10 ये हो गया और 2 आगे एस के और 4 एस के, तो ये बन जाता है 52। इट मीन्स इसके अंदर 52 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे? 52 ही होंगे। सो लेट्स कम हियर न्यूक्लियर नंबर। व्हाट इज न्यूक्लियर नंबर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यू कैन से मास नंबर। सो इट हैज़ बीन गिवन 130 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी। तो ए हमारे पास कितना है? 130 है, और माइनस जी कितना हो जाएगा? जी कहाँ से हम लेंगे? 52। ठीक है, तो ये आपके पास 78 बन जाता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ये 52 प्रोटॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन 52 इलेक्ट्रॉन्स है। इट हैज़ बीन गिवन हियर। ओके ओके, आइडेंटिफाई द सब शेल इन एन एटम ऑफ टेलेनियम दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विद द लोएस्ट एनर्जी। सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होती है वो जो इनर मोस्ट शेल होता है, यानी कि सब शेल की बात करें तो ये 1s होगा। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट एनाइजेशन एनर्जी ऑफ टेलेनियम। टेलेनियम में से हमारे पास ये सॉलिड होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये प्लस इसके ऊपर चार्ज होता है और ये गैस बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया। ठीक है, आगे क्या है? द रेडियस ऑफ टेलेनियम डिक्रीजेस आफ्टर ईच सक्सेसिव आयनाइजेशन। जी, रेडियस तो डिक्रीज होता है। स्टेट टू फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द फर्स्ट 6 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ टेलेनियम। देखिए आपके पास जो जो नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास होती जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सबसे पहले रीज़न ये होगी। दूसरी रीज़न आपके पास क्या होगा कि जो जो आपके पास पहले शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा था ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। अब जो जो इलेक्ट्रॉन्स सपोज के इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको 1 2 3 और ये चौथे पे जाते थे, अब इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो 2 रीजन आर एनफ टू हैव द। ठीक है, थर्ड ये कह सकते हैं इसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, सो हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन दैट स्केच द ग्राफ 1.1 टू शो द ट्रेंड इन द फर्स्ट 7 आयनाइजेशन एनर्जीज। ज़रा इसकी में आप देख लेते हैं कि 4d10 है, 5s2 है और 5p4 है। लेट मी टेल यू दैट 4d10, 5s2 और 5px, 5py, 5pc, तो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 5p4 थे। ठीक है, तो 1 2 3 और ये चौथा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इसकी एनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरों के निकालेंगे उसकी इसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तीसरी को भी इसी, क्योंकि एक ही शेल है ना, तीसरा भी इसमें से निकालेंगे, चौथा भी इसी में से निकालेंगे। अच्छा, अब पांचवा जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो ये शेल तो ख़त्म हो जाएगा,
तो 5 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, दैट इज क्लोज टू द न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अ बिट मोर। अब छठे केस से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, ये तो थोड़ा सा सडन आया ना, स्लाइट इंक्रीज, दैट इज बिकॉज ऑफ दी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द, आपके पास क्या रीज़न है इसमें, इसमें आपके पास सब शेल चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब जब ये तो आपके पास एक शेल है, 5 शेल है, अब यहाँ से जब 4 शेल के अंदर जाते हैं ना, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास सडन एनर्जी चेंज आता है, दैट इज़ द मैक्सिमम, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो 7th वाले को आप यहाँ से शो करोगे, ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एनर्जी, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये सारे पी के हैं, एस के अंदर जाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा न्यूक्लियस के, थोड़े से ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो सडन चेंज आएगा इट मीन्स हेयर द शेल हैज़ बीन चेंज्ड, ओके। Tellurium reacts with the fluorine at 150 centigrade to form TeFx. Okay, we don't know what is the number of x. Okay, octahedral. अच्छा, octahedral with the bond angle of 90. तो octahedral जो होता है ना, उसके साथ तो अगर आप शेप याद करें तो हमारे पास SCl6 थे और ये octahedral था, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें आपके पास octahedral जो होता है ना, इसमें एक्सप्लेन दैट TeFx इज octahedral विद द बॉन्ड एंगल ऑफ, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर octahedral हैं, तो व्हाट इज द रीजन, बॉन्ड एंगल ऑफ 90, octahedral इज octahedral विद द, अच्छा, octahedral मतलब इसका है कि ये टेलिनियम जो है ना, इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यू नो दैट, ठीक है, 5s2 or 5p4. So these, it shares its 6 electrons and 6 bond pairs are formed. 6 bond pairs are formed. एक तो ये बात है सबसे पहले, और which have the equal repulsion. बॉन्ड पेयर के अंदर इक्वल रिपल्जन होती है, ये रिपल्जन लोन पेयर ना होने की वजह से इक्वल होती है, ठीक है ना। जब लोन पेयर होता है तो रिपल्जन कम हो जाती है, तो किसी एक का एंगल आगे पीछे हो जाता है, सबका एंगल इक्वल है मतलब, तो इसलिए इसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री है, क्योंकि इक्वल रिपल्जन है सबके अंदर, ठीक है ना, 90 का एंगल है। रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म द टेल्यूरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड HF। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टेल्यूरियम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखें आपके पास टेलेनियम और आपके पास कितना है जी, यहाँ पे F6 है, ठीक है ना, क्योंकि 6 इसके बॉन्ड्स बने हुए हैं, प्लस आप 6H2O लगाते हो, तो आपके पास टेलेनियम, इसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 6 ही है, तो यही रहेगी, OH6 बन जाएगा, प्लस 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन के साथ 6HF बनाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेल्यूरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ आपके पास 6HF। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन दैट अकर्स विद द व्हेन TeFx रिएक्ट्स विद वाटर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं मिलके, हाइड्रो मीन्स वाटर और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है। ये 6OH जो होते हैं ये मिल जाते हैं टेल्यूरियम के साथ, और 6 जो H होते हैं मिल जाते हैं 6F के साथ, ठीक है, तो 6HF बन जाता है, इज इट क्लियर। और ये आपके पास टेल्यूरियम के साथ OH6 मिल जाते हैं। अच्छा, आगे आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, व्हेन द NaOH इज एडेड टू H2SO4, ठीक है, आपके पास इक्वेशन आ गई, 2NaOH प्लस H2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है और साथ वाटर बनता है। डिफाइन एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि आपके पास न्यूट्रलाइजेशन को किस तरह से हम मेजर करते हैं, उसको हम वाटर फॉर्म, ठीक है, तो द एनर्जी चेंज
when 1 mole of H2 is formed, 1 मोल वाटर का तो बन रहा है, लेकिन कैसे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है या न्यूट्रलाइजेशन से? न्यूट्रलाइजेशन से, बाय एसिड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और बेस जो कि वो भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा। चले जी, ये दो चीज़ आपने, एक तो है कि 1 मोल वाटर का बनेगा, और कैसे? एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन से। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू कैलकुलेट द डेल एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द NaOH एंड द H2SO4। अच्छा, इसके ना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट करनी है, तो आपको वो मेथड याद होगा कि हमने वो क्या लिया था, पोलिस्टेरीन कप लिया था, जिसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होती, और दोनों को एसिड बेस को मिलाया जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है। सेम इज एयर, आपके पास 100 cm³ ऑफ वन मोल पर DM³ NaOH लिया जाता है, और 75 cm³ 1 मोल ऑफ H2SO4 लिया जाता है। तो बेसिकली आप देखें ना, आपके पास इसका अगर NaOH का कंपेयर करें किसके साथ, H2SO4 के साथ, NaOH रेशो H2SO4, तो इसकी 2 रेशो इसकी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका अगर 100 है तो इसका कितना होना चाहिए था, x मतलब 50 होना चाहिए था, लेकिन इसमें कितना डाला जा रहा है, 75 डाला जा रहा है। इट मीन्स कि हमने H2SO4 को एक्स्ट्रा अमाउंट में डाल दिया, ऐड कर दिया। बहरहाल कोई मसला नहीं है, हमारे पास इसके 100 के साथ इसकी 50 ही, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है। ठीक है ना, या तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होती, इसका 1 मोल पर DM³ है, ये भी 1 मोल पर DM³ है। ठीक है, तो इसके अगर 100 ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू टू मोल पर रेशो 2:1 है, तो ये 100 ले रहे हैं, तो इसका कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए था, लेकिन हमने 75 लिया। नो इशू, हम इसको आगे देख लेते हैं कैलकुलेशन में हमारे पास। ये यानी कि एक्स्ट्रा H2SO4 क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, और 100 के लिए 50 भी एनफ था, नो प्रॉब्लम, बट वी कैन सी नेक्स्ट व्हाट हैपन्स। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का 20 सेंटीग्रेड था, जब दोनों को मिक्स किया तो ये टेम्परेचर आपके पास आ गया। ठीक है, अब वो देखना चाह रहे हैं कि द इक्वेशन 1 इज टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ H2SO4 दैट इज न्यूट्रलाइज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। Calculate the amount in mole of H2SO4 that is neutralized in an experiment। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि आपके पास कितना मोल कितना इसके अंदर यूज़ होता है। लेट्स सी, आपके पास NaOH है, रेशो H2SO4 है, इसके 2 मोल और इसके कितने मोल होते हैं, 1 मोल। ठीक है, तो इसका अगर 100 cm³ सेम कंसनट्रेशन के साथ, तो इसका कितना होगा, x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 100 एंड x विल बी इक्वल टू तो 50 cm³। तो इसका मतलब 50 cm³ इसका न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, लेकिन वो कहता है इन मोल फाइंड आउट करना है, तो 50 cm³ जब न्यूट्रलाइज होगा उसको हमने मोल्स में देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कंसनट्रेशन एक जैसी है ना, तो लिहाजा उसी रेशो से आपके पास इसका 100 होगा तो इसका कितना होगा, 50 यूज होना चाहिए। कंसनट्रेशन दोनों की 1 मोल पर DM³ है, तो आप देखें कंसनट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या बनेगा, कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। और कंसनट्रेशन कितनी है आप ज़रा देखें, इसमें कितनी है जी, 1 मोल 1.0 सॉरी ये मोल पर DM³ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है, 50 है, और cm³ में है ना, तो DM³ कन्वर्ट डिवाइड बाई 1000, इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम एंड 50 टाइम, एंड 1 डिवाइड बाई 50 कितना होता है जी, आई थिंक ये होगा 0.05। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इट। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं। ठीक है,
आगे देखें आपके पास कैलकुलेट द न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग द, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन को फाइंड आउट हमने करना है। तो आपके पास हीट स्पेसिफिक आपके पास डेल सी कितना है, सॉरी सी कितनी है 4.18, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन। अच्छा, फाइनल सोल्यूशन हैज़ द मैस ऑफ, अच्छा हमारे पास सोल्यूशन कितना होता है मैस को फाइंड आउट करने के लिए, हमारे पास एक 100 सीम क्यूब है, एक है 75 सीम क्यूब है, तो ये दोनों मिलकर 175 सीम क्यूब। तो आपको मालूम है कि 1 सीम क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 175 सीम क्यूब किसके इक्वल होंगे, 175 ग्राम, ठीक है, ये तो आपके पास मैस आ गया। अच्छा, इसमें कोई हीट चेंज सराउंडिंग में नहीं होती और H2SO4 फुल डिसोसिएट होता है और एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये होता है, ठीक है, हो गया। आप फिर देखें आपके पास टेम्परेचर चेंज कितना है, क्योंकि हमने जब हीट फाइंड आउट करनी है तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, ये इसका फार्मूला है। मैथ्स तो हमारे पास गिवन है, सी भी आपके पास गिवन है, डेल टी कितना है, डेल टी इज इक्वल टू फाइनल T2 माइनस T1, तो आपके पास 27 पॉइंट, सॉरी लेट्स चेक इट, कितना है आपके पास 27.8 है, -20 करेंगे तो आपके पास 7.8 सेंटीग्रेड है। तो अब ज़रा देखें मैथ्स कितना है, 4.18 मल्टीप्लाई, सॉरी मैथ्स कितना है आपके पास 175, 4.18 और टेम्परेचर कितना है 7.8। लेट्स कैलकुलेट इट, 5700 पॉइंट समथिंग, ओके, ये किलो जूल है। लेकिन हमने इसमें किसका फाइंड आउट करना है, हमारे पास कितने मोल बनते हैं इसका H2SO4 के, 1 मोल है ना। इसमें क्या करना है, कैलकुलेट इंक्लूड योर आंसर। इसमें आपके पास क्या है, आपके पास डेल न्यूट्रलाइजेशन अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.01, ठीक है। तो इसको ज़रा देखते हैं ये कहाँ से आया। जी देखें ना आप देखें इसमें होता है ना हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन को कैसे चेक किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें आप देखें आपके पास वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 0.05 है, तो अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 2 है। अगर ये 0.05 न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये कितना होगा, x होगा, ठीक है। तो यू विल फाइंड आउट दैट x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 0.1, तो वाटर आपके पास कितना मोल्स बना है, 0.1 मोल। तो इसकी इतनी न्यूट्रलाइजेशन से जो हीट बनी है, तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन कैसे चेक करेंगे, बाय द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 0.1 से, 0.01 बनता है जी, बिल्कुल, या नहीं सॉरी 0.1 बनता है सिर्फ, ठीक है, 0.1 नहीं बनता, 0.1 बनता है। तो इसमें आपके पास कितना बन जाएगा, 57.0 बन जाएगा किलो जॉल। तो इसको 57 ही कर लेते हैं और किलो जॉल पर मोल कर लेते हैं, ठीक है। Complete equation with the reaction to occur when a solution of barium hydroxide is added to aqueous sulfuric acid include the state samples। ओह क्या क्वेश्चन है जी, बेरियम सल्फेट बनाना है जी, बेरियम BaSO4, और ये वो है जो कि इनसॉल्युबल होता है, मज़ा आ गया जी। आगे आपने वाटर बनाना है प्लस ये 2OH और यहाँ से H, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा 2H2 और ये लिक्विड होगा। मेरे ख्याल में इसमें स्टेट सिंबल की ज़रूरत नहीं है, 1 1 ये बैलेंस्ड ही है, ठीक है, ये लिक्विड हो गया, इसका एस सॉलिड होगा। अच्छा, इसमें क्या, तो सजेस्ट बाय द एंथैल्पी चेंज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द एक्वस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के
सॉरी, टू एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम जब डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को ना, तो उसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें हीट चेंज सिर्फ वाटर की नहीं होती कि वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से हीट चेंज होगी। इसमें जब बेरियम का प्रेसिपिटेट बनता है ना, तब इसकी वजह से भी हीट चेंज आती है। तो इस वजह से एक्यूरेटली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज बेरियम सल्फेट प्रोडक्शन आल्सो ब्रिंग्स द हीट चेंज। बेरियम सल्फेट Ba, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स आल्सो रिजल्ट इन एनर्जी चेंज। इसकी वजह से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। क्लोरीन रिएक्ट्स विद द सिलिकॉन टू फॉर्म सिलिकॉन 4 क्लोराइड, मतलब SiCl4, ठीक है ना। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ सिलिकॉन अराउंड ओरिजिनल प्रेशर, स्टेट स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग। ये कैसे होगा जी? अपीयरेंस इसकी क्या होगी? इसकी अपीयरेंस होगी सिलिकॉन की वाइट होगी, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होगा इसकी? और बाइंडिंग स्ट्रक्चर इसके होगा SiCl4, और इसकी बाइंडिंग क्या होगी? सिलिकॉन और क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल, ठीक है, 4 कोनों वाला। और ये बाइंडिंग आप दिखा रहे हैं जिस तरह आपने CS4 को दिखाया था ना, ठीक है, या CCl4 को दिखाया था, सेम इज फॉर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ओके, सैंपल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फास्फोरस क्लोराइड आर एडेड टू सेपरेट अच्छा, टू सेपरेट बीकर्स ऑफ द कोल्ड वाटर। अच्छा, ये आपके पास गिवन है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये वाइट होता है जी, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वाइट होता है। फास्फोरस क्लोराइड ये भी वाइट होता है। चलें जी, वन सिमिलरिटी इन द ऑब्जर्वेशन ऑन एडिशन टू द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के अंदर डालेंगे तो कौन सी सिमिलरिटी होती है? ये दोनों आपके पास पोलर है ना, तो वाटर के अंदर दोनों क्या होते हैं? ये सोल्यूशन बना लेते हैं, और ये तो कलरलेस बनाते हो, तो ये भी कलरलेस बनाएगा, कलरलेस सोल्यूशन, या इसको आप कहेंगे डिजॉल्व टू फॉर्म कलरलेस सोल्यूशन। डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कलरलेस सोल्यूशन। डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये जब डिफरेंस का तो नो फ्यूज होंगे, इसके अंदर कोई फ्यूज नहीं आएंगे, ठीक है, और इसके फ्यूम्स विल बी प्रोड्यूस। ऑब्जर्व्ड पीएच क्या होगी? मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, ये सेकंड ए से बिलोंग करता है, यू नो दैट, ग्रुप 2 का है, ठीक है। ग्रुप 2 जो है ना, ये स्लाइटली अल्कली होता है, अल्कलाइन होते हैं। तो इसको ना मैं सिर्फ 7 से ऊपर होगा डेफिनेटली, क्योंकि अल्कलाइन है। तो 7 to 7 या 7 to 8 कर लेते हैं, ठीक है। ये हल्का फुल्का अल्कलाइन होता है, इतना ज़्यादा अच्छा अल्कलाइन नहीं होता, ठीक है। और फास्फोरस जो होता है, ये काफ़ी बड़ा एसिडिक होता है, फास्फोरिक एसिड बनाता है, ठीक है ना, वाटर के अंदर। तो इसकी पीएच होती है वो 0 से लेकर कितने तक कर लें? 5 तक कर लें, ठीक है। स्टेट रिएजेंट एंड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaClO3। अभी अभी हमने पढ़ा है आजकल ही कि आपके पास NaOH रिएक्ट, सॉरी, रिएक्शन नहीं बताना चाह रहा। इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो हार्ड लेना पड़ता है 70 सेंटीग्रेड पे, बढ़िया। तो ऊपर वाला ये क्या पूछ रहा है? रिएजेंट, स्टेट द रिएजेंट एंड कंडीशंस। रिएजेंट आपके पास ये वाला ही है,
आपके पास NaOH होता है ये, और ये कंडीशन क्या होती है, हार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। वैसे बेसिकली इट्स एनफ, क्योंकि उसने इक्वेशन ही पूछी कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में आप बताओगे कि आपके पास क्लोरीन जो होती है एक बार यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है, दूसरी में क्या होती है, रिड्यूस होती है। लेकिन चले कोई नहीं, हम इसको फुल बता देते हैं। कैसे बताएंगे, हम जो इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे वो क्या है, NaOH 6NOH प्लस 3Cl2। तो आप देखोगे मैंने बताया NaClO3, ठीक है। अब पीछे आपके पास 6H बच गया और 3O बच गया, तो 6H को 3H2 कर लेते हैं, और जो 3O बचे हैं 3H2O बन गया। पीछे आपके पास 5 सोडियम बच गया और 5 क्लोरीन बच गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 सोडियम क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें, +1 है, -2 है, +1 है, 0 है, +1 है, +1 है, -2 है, सॉरी +1 नहीं, यहाँ पे आपके पास +5 है, ओके। ClO3 में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है। अब इसमें +1 है, -2 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो 0 से +1 क्या हुई, ऑक्सीडेशन हो गई है, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन हो गई है। और यही आपके पास 0 से -1 में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही इसको क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। Chlorine reacts with the methane series of reaction to produce chloroalkanes. State the condition required for the chlorine to react with the methane. देखें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए, क्या चाहिए, और वो इसलिए इसको सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, तो इसको तब ये रिएक्शन फिजिबल है। इनिशिएशन रिएक्शन में आपके पास ना क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले हाइड्रोजन को अलग करेगा, क्या करेगा, CHO Cl2, ठीक है, जहाँ से H निकला वहाँ पे ये फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन निकला इस क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बन गया। अब ये सबसे पहले क्या काम होता है कि हाइड्रोजन को निकालना, क्लोरीन के फ्री रेडिकल 2 बने हैं ना, ठीक है। तो इनिशिएशन, ये फ्री रेडिकल बन गया, सबसे पहले आएगा एक हाइड्रोजन को साइड पे करेगा, और दूसरा जो यहाँ से हाइड्रोजन निकला है वो दूसरा वहाँ पे लग जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रोपगेशन हो गया। अब टर्मिनेशन क्या होगा, ये प्रोपगेट करता है, आगे चलाता है, ठीक है ना, आगे, ठीक है, इसको फ्री रेडिकल बनाता है इसमें से जहाँ से हाइड्रोजन निकला, होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से, यानी कि एक जैसे बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से। तो आप CHCl2, ठीक है, प्लस, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल दूसरा बना था वो हम लगाते हैं, ये फ्री रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आपस में मिलकर आपके पास CHCl3 बन जाएगा, यू कैन सी, ओके। CHCl3 and HF are used to form the ClF2 in the substitution reaction. Construct an equation for this. तो अब ज़रा देखें आपके पास ना CHCl3 है प्लस HF है, अच्छा इसको बैलेंस बनाना है, और क्या बनता है CHClF2, F2 कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखें CHCl3 and HF are used to form CHClF2, CHCl और F2, ये दो मैं लेता हूँ यहाँ से, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, अच्छा दो फ्लोरीन जो है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव है, दे कैन ऑक्सीडाइज, दे कैन डिस्प्लेस द क्लोरीन, तो दो फ्लोरीन है, दो क्लोरीन को निकाल लेती हैं, आपके पास CH बनेगा, Cl एक तो रह जाएगा, और दो जो निकलेंगे उनकी जगह पे F2 आ जाएगा, प्लस दो जो क्लोरीन यहाँ से निकली हैं दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2HCl बन जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे CHCl3 है, 3 क्लोरीन है, तो उसको निकालने के लिए हमने दो फ्लोरीन ली है, ठीक है, दो फ्लोरीन दो क्लोरीन को निकाल लेंगी, तो उसकी जगह पे दो फ्लोरीन आ गई, CHCl एक क्लोरीन रह जाएगा, दो F2 आ जाएगा, ठीक है। ये दो जो क्लोरीन निकली हैं दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2HCl बन जाएगा। X is a product of substitution reaction that occurs when the CHClF2 reacts with bromine, ब्रोमीन के साथ क्या करता है,
रिएक्शन करता है। देयर इज ओनली वन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन F19। ठीक है, तो इसमें द मास स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स शो द मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑफ मास ओवर चार्ज। ठीक है, तो आपके पास ब्रोमीन के साथ जो रिएक्शन कराएंगे ना, तो क्लोरीन को ही रिप्लेस कर सकेगा। ठीक है, और आप इसमें देखोगे कि इसका फ्लोरीन तो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा CHO Br F2। ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसके आप कहेंगे इक्वेशन कैसे है, लेट मी टेल यू द इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, अब मैं लिख रहा हूँ CHO Cl F2, ठीक है, प्लस Br2। ठीक है, तो ये Br2 है, तो दो क्लोरीन को निकालना है, इसको डबल कर लेंगे। आपके पास 2CHO Br और F2, यानी कि आपके पास बेसिकली ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, और इसमें देखो आपके पास इसका जो मैच कितना होता है। अब देखो इसमें हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आपके पास CHO Br F2, तो सी का 12, ये चलो 13 कर लेते हैं, दोनों का कार्बन का 12 और इसका हाइड्रोजन 13। और फ्लोरीन का कितना होता है जी, ब्रोमीन का होता है 79, और फ्लोरीन का 19 38 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें आपके पास क्या इसका मैच बनेगा। ठीक है, इसमें बहरहाल ये तो इसका फुल इसका मैच बनता है, और साथ इसमें एक क्लोरीन भी है, सॉरी, एक क्लोरीन, उसको ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, और F2 है। ठीक है, तो फ्लोरीन का 19, इसका 38 हो गया, ब्रोमीन का 79 हो गया, और ये CH कार्बन का 12 और इसका हाइड्रोजन का 13। तो ये आपके पास मैथ्स बन जाता है। इसकी डिफरेंट ब्रेकिंग हो सकती है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास CHO Br F2, आपके पास CF2Cl और Br, सॉरी ब्रोमीन ने हाइड्रोजन को निकाला है। ठीक है ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन निकाला है और क्लोरीन इसके अंदर अवेलेबल है। बहरहाल इसको हम बाद में भी देख लेंगे, फिलहाल यहाँ तक आप देखें, आगे आपके पास ऑर्गेनिक देखते हैं। आई विल सॉल्व इट, ओके, बल्कि इसका भी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। व्हाट हैपन्स, CHCl F2 reacts with the bromine। अच्छा, क्लोरीन को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन को इसलिए रिप्लेस करेगा, इसके दो मोल लेंगे, तो आपके पास क्या होगा, 2CBr, ठीक है, और Cl और F2 प्लस H2। अब इसका मैच देखते हैं, CBr, ठीक है, और Cl और F2। देखें आपके पास ब्रोमीन के आइसोटोप दो पाए जाते हैं, एक होता है 79 वाला और एक होता है 81 वाला। इसी तरह क्लोरीन के भी दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 35 वाला और एक होता है 37 वाला। क्लोरीन तो 19 के पे ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, हमारे पास कितने बनते हैं। CBr Cl F2,
इसमें एक बार हम इसको लेते हैं 35 और इसको ले लेते हैं हम कितने पे 79 वाला। तो 12 प्लस 35 प्लस 79 प्लस इसका 38 कितना बनता है? ठीक है, ये एक एक तो ये होगा। दूसरा हम देखेंगे इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको भी इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन सी बी आर आपके पास इसको कर लेते हैं 37 और इसको क्लोरीन को ना 79 ही रखते हैं और F2। तो ये 12 प्लस 37 प्लस 79 प्लस आपके पास क्या होगा 38। अब इसमें क्या करते हैं कि आपके पास कार्बन ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन आपके पास 37 वाले रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको 81 कर लेते हैं क्योंकि इसका दूसरा आइसोटोप 81 वाली होता है F2। तो ज़रा देखें आपके पास ये कितना हो गया 12 प्लस 37 प्लस 81, ठीक है, और प्लस कितना होता है 38 सॉरी। तो इनको आप ज़रा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट इनकी पीक्स बन जाएंगी, ठीक है, और आपके पास इसके मैसेज आ जाएंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक आपका है और आगे आपके पास ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है। दैट्स एनफ फॉर यू टुडे। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक भी मिक्स्ड है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक भी है, तो इसलिए फिर इसको यहीं पे हम इक्तफा करते हैं। ये ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली वो है, पूछ तो क्या है, मालिक्यूल एम इज़ द प्रेजेंट इन द पेट्रोल, ठीक है, फ्यूल यूज इन द कार, एम इज़ द सेचूरेटेड नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और ये कंटेन्स 8 कार्बन एटम्स। 8 कार्बन हो तो C8 ऑक्टेन होता है ना, और H डबल से 2 ऊपर, क्योंकि हम अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो ये 16 और 18 हो जाएगा। C8 और H अगर 18 आ जाए तो प्लस O2 लगाते हैं फिलहाल ऐसे ही, तो 8 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 9H2O बनेगा। A2 ज़ार 16 और 9 वन ज़ार 9, 16 और 19 कितना हो जाएगा 25। 25 का हाफ क्या हो जाएगा 13/2, 13.5। 13.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपके पास, सॉरी 12.5, 12.5 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपके पास 25 बन जाएगा। ये आपके पास ऑक्सीडेशन कंप्लीट कंबशन हो जाएगी और प्लस हीट प्रोड्यूस होगी। या इसको आप 25/2 कर सकते हो O2, ठीक है। Describe how the composition of products differ and the incomplete combustion of the, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। DO2 इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है और वाटर वेपर्स बनते हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं आपके पास, when the petrol is burned in the internal combustion engine, the oxides of nitrogen are released into the atmosphere. Oxide of nitrogen are responsible for the formation of acid rain। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये आपने स्टडी किया कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो होता है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड को भी सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। Suggest the condition required for the production of the oxide of the nitrogen during the combustion of internal, ठीक है, the appropriate equation for the condition required to production oxide of nitrogen during the combustion of M, ठीक है, in an internal combustion engine, ठीक है। use an appropriate equation in your answer। देखें हमारे पास क्या हो कि हाई टेम्परेचर हो, क्या हो
हाई टेम्परेचर इन कार्स इंजन। और क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, आपके पास 2NO बनेगा। ठीक है। और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें आपको कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होगी, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और फिर ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ये मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ एसिड रेन इज फॉर्म फ्रॉम द एटमोस्फियर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये जो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, ये कैटलाइज करती है इसके ऑक्सीडेशन को। तो आप सल्फर डाइऑक्साइड है, आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाओगे, ये क्या करेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगी और साथ खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है। ये दोबारा फिर रीजनरेट भी हो जाती है, रीजनरेशन ऑफ NO2 फ्रॉम NO। ये NO जो होता है दोबारा आप ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन के साथ मिला के NO2 बन जाता है। Step one, another type of the air pollution that is caused by the production of oxide of nitrogen in internal combustion engine, photochemical smoke। photochemical, ये फोटोकेमिकल स्मोक एसिड रेन के अलावा ये भी एक किस्म की क्या है, पोल्यूशन है। इसमें ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है और दैट्स एनफ। ठीक है। तो ऑर्गेनिक जब हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह तो ये फुली हम सॉल्व कर लेंगे।